हाँ जी, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा 15th लेक्चर है। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल्स के बारे में। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। देखो, हमने बात की थी इमोशनल इंटेलिजेंस के दो मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेयर एंड सेल्वी मॉडल के बारे में। मेयर एंड सेल्वी मॉडल। ये जो मेयर एंड सेल्वी मॉडल है, इसके अंदर बात की जाती है 4 स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले परसीविंग द इमोशंस, दूसरे नंबर पे एसिमिलेशन ऑफ द इमोशंस, तीसरे नंबर पे अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस और चौथे नंबर पे मैनेजमेंट ऑफ द इमोशंस। इन 4 स्टेप्स के बारे में बात की जाती है इस मेयर एंड सेल्वी मॉडल के अंदर। मेयर एंड सेल्वी मॉडल के अलावा दूसरा हमने पढ़ा था गोलमैन मॉडल के बारे में। और ये जो गोलमैन मॉडल है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो गोलमैन मॉडल है, इसके अंदर बात की जाती है 5 स्टेप्स के बारे में। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन, चौथा एम्पैथी और पांचवा सोशल स्किल्स। इन सभी चीजों के बारे में इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे 2 सवालों के बारे में। एक तो हम बात करेंगे हाउ टू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, उसको हमने समझ लिया। इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब सवाल आता है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको कैसे सीखा जा सकता है। और दूसरा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी क्या रही है। इन दोनों चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको कैसे सीखा जा सकता है। देखो, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो कि ये मानता है कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसमें कुछ हद तक जेनेटिक्स और अर्ली सोशलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेहद बेसिक सी बातचीत है। हम क्या कह रहे हैं, देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट। एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ये मानता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में कुछ हद तक, या फिर ये कहें कि सर्टेन एक्सटेंट तक, जेनेटिक्स और अर्ली सोशलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अर्ली सोशलाइजेशन का मतलब चाइल्डहुड। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है, अगर इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा और ढंग से समझने की कोशिश करें, तो क्या कहा जा रहा है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो कि मानता है कि एक सर्टेन एक्सटेंट तक जेनेटिक्स और अर्ली सोशलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। अब देखो, जेनेटिक्स का जितना भी रोल है, उसको तो हम छोड़ सकते हैं।
छोड़ क्यों सकते हैं? क्योंकि जेनेटिक्स ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब जेनेटिकली अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है या नहीं है, उसमें हम कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है, इसको तो छोड़ दो। दूसरा, अर्ली सोशलाइजेशन। अर्ली सोशलाइजेशन का मतलब चाइल्डहुड में आपके इर्द गिर्द कैसा एनवायरनमेंट रहा, आपको किस तरीके का सोशलाइजेशन प्रोवाइड किया गया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन यहां भी हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है। बट हाँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे आसपास के बड़े लोग हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारी सोसाइटी है, अगर वो प्रॉपरली ध्यान दे, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन करे, तो बचपन में अर्ली सोशलाइजेशन के थ्रू एक बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जेनेटिक्स और अर्ली सोशलाइजेशन एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही इंपॉर्टेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर किसी भी रीजन की वजह से कोई बच्चा बचपन में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख पाया है, तो लेटर ऑन इन द लाइफ ऑल्सो, लेटर ऑन भी ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको सीखा जा सकता है। अब अगर हम समझ लें कि चाइल्डहुड में किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाया जा सकता है और लेटर ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से सीखा जा सकता है, अगर ये दोनों चीजें हम समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसको किस तरीके से सीखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्डहुड के बारे में। देखो, एक बेहद पॉपुलर एनजीओ है और उस एनजीओ का नाम क्या है? उस एनजीओ का नाम है कैसल। क्या नाम है? कैसल। एक बेहद पॉपुलर एनजीओ है जिसका नाम क्या है? कैसल। और ये जो कैसल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। एक बेहद पॉपुलर एनजीओ है जिसका नाम है कैसल। कैसल की फुल फॉर्म कोलैबोरेटिव फॉर एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ये जो कैसल है, इसके को फाउंडर कौन थे? इसके को फाउंडर थे गोलमैन। गोलमैन इसके को फाउंडर थे। ये जो कैसल है, इसने एक कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया और वो जो कॉन्सेप्ट है उसको बुलाया जाता है एसीएल फ्रेमवर्क। एसीएल फ्रेमवर्क। और एसीएल फ्रेमवर्क में ये जो एसीएल देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कैसल के साथ में मिलके यूनेस्को ने यूनेस्को ने ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रमोट किया है। और हमारे लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में बात की गई इस एसीएल फ्रेमवर्क के बारे में। देखो, एसीएल का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। बचपन से ही आपको बच्चों को सोशल एंड इमोशनल लर्निंग देने की जरूरत है। आप मैथ सिखा दो, आप फिजिक्स सिखा दो, आप केमिस्ट्री सिखा दो, आप इंग्लिश सिखा दो, आप हिंदी सिखा दो, आप सोशल स्टडीज सिखा दो, लेकिन अगर आप सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आप एक तरीके से
ट्रिपल्ड सिटीजन तैयार कर रहे हो। एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा बच्चा जो कि अपने पूरे पोटेंशियल पे ऑपरेट कर ही नहीं पाएगा। गोलमैन यहां तक कहते हैं कि किसी अडल्ट की सक्सेस में, किसी अडल्ट की सक्सेस में 80% रोल जो है वो EQ या फिर ये कहें कि EI का होता है। किसी अडल्ट की सक्सेस में 80% रोल इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। अगर कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो सक्सेसफुल होगा और उसकी सक्सेस में 80% रोल EI का होगा। 20% आपकी नॉलेज है, 20% बाकी चीजें हैं, लेकिन 80% इज दिस। और आप समझ सकते हो कि गोलमैन ऐसा क्यों कह रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, कोई थोड़ा रिलेटिवली कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसको ले लिया जाएगा अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, अगर उसके अंदर सोशल स्किल्स हैं, अगर उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस है खुद को लेके, ऑर्गेनाइजेशन को लेके, अगर वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाता है, अगर वो समझ पाता है कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो गोलमैन कह रहे हैं कि 80% रोल किसी अडल्ट की सक्सेस में इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। और यहां से आप समझ सकते हो कि ये जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, इसको बच्चों के अंदर डालना, बच्चों को सिखाना कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो SEL फ्रेमवर्क है, इसमें बताया गया है कि स्कूल में प्राइमरी लेवल पे किस तरीके से बच्चों को ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली लर्निंग दी जा सकती है, सेकेंडरी लेवल पे किस तरीके से उनको सिखाया जा सकता है, हायर लेवल पे किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है ये जो इमोशंस हैं इनको कैसे रेगुलेट करना है, इनको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से एम्पैथी को डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से सोशल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, बिकॉज लगभग सेम बातचीत इकोनॉमिक सर्वे के अंदर की गई और लगभग सेम ही SEL फ्रेमवर्क है। तो हम ये जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बातचीत की गई है इसको देख लेते हैं। अगर ये हमें समझ में आ गई तो हम अपने आंसर में ये जो SEL फ्रेमवर्क है इसको लिख सकते हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 3-4 चीजों के बारे में बातचीत करती है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे ने सबसे पहले क्या बोला, सबसे पहले सबसे इजी चीज बोली, क्या बोला गया, हमें करिकुलम इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। स्कूल्स के लेवल पे जो करिकुलम देखने को मिल रहा है या जो करिकुलम आज की डेट में देखने को मिलता है, उस करिकुलम में ये जो SEL फ्रेमवर्क है इसको हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, इसको हमें जोड़ने की जरूरत है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे यहां तक कहता है कि हमें टीचर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, उनको खुद को नहीं पता है, वो बच्चे को कुछ भी बोल देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, कभी कभार तो ढंग से पीट देंगे। तो पहले तो हमें टीचर्स को ट्रेन करने की जरूरत है, और जब टीचर्स ट्रेन हो जाएं तो ये जो बच्चे हैं इनको बताओ कि भाई कैसे आप सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को सीख सकते हो। तरीके हैं उसके, तरीके क्या हैं, तरीके भी देखेंगे, लेकिन हाँ पहला क्या है, करिकुलम इंटीग्रेशन। दूसरा इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि ये चीजें कैसे की जा सकती हैं। जैसे अगर छोटे बच्चों की बात करें, जो 8-10 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको तो सबसे पहले इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाओ। सबसे पहले तो बच्चों को इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाओ। बच्चे तो छोड़ दो, बड़े बड़े लोग पूरी उम्र निकाल देते हैं, उनको अपने इमोशंस रिकॉग्नाइज करना ही नहीं आता है। अपने नहीं आता, दूसरे के नहीं आता है। मतलब उनको समझ में नहीं आता कि दूसरा किस इमोशनल स्टेट में है। हम तो हंसते हैं कि वो दुखी हो रहा है इतनी सी बात पे, मर्द नहीं है क्या, लड़का नहीं है क्या, हंसते हैं। शायद यही इकलौता देश होगा जहां पे लड़कों के लिए रोना इतना बड़ा टास्क हो गया है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा फेलियर हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, लड़का रो नहीं सकता है। और लड़की
अगर उसमें जरा भी मस्कुलाइन एनर्जी है तो देखो कैसे लड़कों के जैसे घूमती है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं है, सिखाया ही नहीं गया है कि ये जो इमोशंस हैं इनको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इनको नोटिस कैसे करना है। तो एसएल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि सबसे पहले तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाओ। कैसे रिकॉग्नाइज करना सिखाओ? इनको कार्टून्स दिखाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक तरीके के कार्टून्स दिखाए जाते हैं, वो जो उछल कूद करते रहते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। ऐसे कार्टून्स दिखाओ जो कि थोड़ा इमोशंस को रिफ्लेक्ट करते हो। और उन कार्टून्स के थ्रू, क्योंकि बच्चे तो कार्टून्स को एंजॉय भी करते हैं, उनके थ्रू धीरे धीरे बच्चे को समझाओ कि ये देखो, ये खुशी वाला इमोशन है, ये गम वाला है, ये डिसअपॉइंट वाला है, ये एंगर वाला है। और जब वो बच्चे देखेंगे तो धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि यार ऐसे ऐसे इमोशंस होते हैं। दूसरे के इमोशंस को पढ़ना समझना उनके लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि ये जो इमोशंस हैं इनको कैसे रेगुलेट करना है। ज्यादा गुस्सा क्या होता है, कम गुस्सा क्या होता है, अप्रोप्रिएट गुस्सा क्या होता है, ज्यादा खुशी क्या होती है। ज्यादा खुशी भी कभी कभी नुकसान कर जाती है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो ये सारे जो इमोशंस हैं इनको रिकॉग्नाइज करवाओ। कार्टून्स के थ्रू आप करवा सकते हो। टीचर्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स का काम क्या है? डंडा लेके क्लास में घूमते रहेंगे, एलकेजी यूकेजी में छोटे छोटे बच्चों के बीच में डंडा लेके घूमते रहेंगे कि यहाँ बैठो वहां बैठो। उनको ना तो उछलने दे रहे हैं, ना खेलने दे रहे हैं, ना उनको एंजॉय करने दे रहे हैं। टीचर को क्या पड़ी है कि मेरे को महीने के बाद जो 12,000 रुपए मिलेंगे वो मिलने चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। ये टीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। टीचर्स को क्या करना चाहिए? बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस बनाओ। जैसे आजकल एक अच्छा ट्रेंड कॉन्वेंट स्कूल्स में तो एटलीस्ट में देखने को मिल रहा है, मैंने देखा है कि वो जो गुड टच बैड टच वो वाली चीजें होती हैं वो सिखाई जा रही हैं। वैसे ही टीचर्स को इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी टीचर्स को भी ट्रेन करने की जरूरत है और फिर टीचर्स को इन्वॉल्व होने की जरूरत है, ताकि ये जो बच्चे हैं ये इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने की शुरुआत करें। कार्टून्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी चीजें की जा सकती हैं। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो? जब भी बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, सेकेंडरी लेवल वगैरह पे आ जाए, तो फिर आप डायरेक्ट इंटरेक्शन उस पर फोकस करो। डायरेक्ट इंटरेक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कास्टिज्म बहुत देखने को मिलता है। सो कॉल्ड अपर कास्ट देखने को मिलती है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट देखने को मिलती है। हम क्या कर सकते हैं? ये जो वीकर सेक्शंस हैं इनके साथ में बच्चों का डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाओ, मिलवाओ, इनको लेके जाओ, बात करवाओ, दिखाओ कि ये जो लोग हैं इनके साथ में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना परेशानी में लोग जीते हैं। जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है तो एम्पैथी डेवलप होती है। जब डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आती है। इकोनॉमिक सर्वे ही बात करती है डायरेक्ट इंटरेक्शन का। एक बढ़िया तरीका क्या है? एक बढ़िया तरीका है पीयर टीचिंग। पीयर टीचिंग का मतलब क्या है? पीयर टीचिंग का मतलब है कि जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के बच्चे हैं उनको जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के बच्चे हैं वो पढ़ाएं, वो सिखाएं, वो बताएं। तो एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटीज करवा रहे हो आप। और जब ये सेंस डेवलप होगा, यार ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, उतना ही इंसान मैं हूं जितना इंसान ये है, तो धीरे धीरे एक एम्पैथी डेवलप होगी। धीरे धीरे जो सामने वाला इंसान है उसके इमोशंस को समझने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। डायरेक्ट इंटरेक्शन के अलावा आप सिनेमा की मदद ले सकते हो। बड़ी सारी ऐसी मूवीज आती हैं, जैसे एक बड़ा फेमस एग्जांपल है आर्टिकल 15, जैसे मुल्क है। ये जो मूवीज हैं जो कि वीकर सेक्शंस की जो समस्याएं हैं उनको दिखाने की कोशिश करती हैं। थप्पड़ एक मूवी है। ऐसी मूवीज बच्चों को दिखाओ। आप ले जा सकते हो आउटडोर एक्टिविटी पे। एक दिन सिनेमा गए कि भाई आज आर्टिकल 15 दिखानी है,
तो बच्चों के अंदर एक सेंस डेवलप होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? सिनेमा के अलावा कुछ हद तक आप लिटरेचर रीडिंग को भी प्रमोट कर सकते हो। हालांकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप इसको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अंबेडकर साहब क्या लिख के गए, गांधी जी क्या लिख के गए, ज्योतिबा फूले क्या लिख के गए, या राजा राम मोहन रॉय क्या लिख के गए, वो जो लिटरेचर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये जो वीकर सेक्शन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको समझने में। और जब चीजें समझ में आएंगी तभी कोई बच्चा एम्पैथी डेवलप कर सकता है, तभी कोई बच्चा किसी दूसरे के इमोशंस को सीख सकता है, समझ सकता है। तो ऐसी चीजें की जा सकती हैं। इसके अलावा फिर लेटर ऑन आप क्या कर सकते हो? ग्रुप एक्टिविटीज करवाओ। ग्रुप एक्टिविटीज करो। जब बच्चे ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। भाई टीम्स में होते ही रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, वो कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं। तीसरा एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है। जो डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज होती है वो निकल जाती है, एक सेंस ऑफ इक्वलिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो डेवलप होती है। तो ग्रुप एक्टिविटीज को आप प्रमोट कर सकते हो। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये जो SEL है, ये जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, इसके ऊपर अगर हम $1 इन्वेस्ट करेंगे, मतलब SEL के ऊपर अगर हम $1 इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगभग रिटर्न मिलेगा $11 जितना। बेसिकली SEL के थ्रू अगर हम एक बच्चा तैयार कर रहे हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंस है, जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो बच्चा आगे चल के हमें रिटर्न कितना दे रहा है? $11 का रिटर्न दे रहा है। इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि ये जो SEL है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। और दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जो SEL है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर एक ऐसा सिटीजन, एक ऐसा बच्चा तैयार हो रहा है जिसको मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, जो भी उसका डोमेन है उस डोमेन की उसको जानकारी है, और साथ ही साथ वो इमोशनली इंटेलिजेंट भी है, तो वो बेहतर सिटीजन बनेगा, वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करेगा, वो बेहतर तरीके से इस देश की इकोनॉमी में, इस देश के सोशल फ्रेमवर्क में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और ये इंपॉर्टेंस है SEL फ्रेमवर्क की। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि बचपन में किस तरीके से बच्चों के अंदर ये जो SEL फ्रेमवर्क है, ये जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, इसको इनकलकेट किया जा सकता है, या फिर ये कहें कि इसको सिखाया जा सकता है। एक बार छोटे में करके देखता हूं, अगर आ जाए तो। बहुत ज्यादा छोटा हो गया है लेकिन काम चला लेते हैं इससे। ये देखो, ये है कि बचपन में आप किस तरीके से एक बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा सकते हो। देखो, बचपन तो ये रहा, लेकिन बचपन में अगर नहीं सीखे, अब हमारे देश में तो ये नई नई चीजें हैं। कल तक तो स्कूल्स में मारने की परमिशन होती थी, और वो परमिशन सरकार तो छोड़ो, घर वाले खुद देते थे। बच्चे की गलती ना हो और बच्चा अगर आके बोल दे कि वो मैडम बेकार पढ़ाती है, तो घर पे दुगनी पिटाई होती थी। मम्मी पापा ज्यादा मारते थे, टीचर कम मारता था। अच्छा, टीचर के लिए ऐसे बोलता है, अभी से बाबूजी हो गए हो, अभी से नवाब हो गए हो। तो हमारे लिए तो बड़ी नई चीज है, लेकिन हाँ, बड़ी अच्छी चीज है, सुंदर चीज है। लेकिन अगर कोई इंसान बचपन में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख पाया है, तो लेटर ऑन फिर वो किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को सीख सकता है? देखो,
मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो आपको आंख बंद करनी है और जो हमारे गोलमैन बाबा हैं उनको याद करना है। गोलमैन ने 5 स्टेप्स के बारे में बात की है। कौन कौन से? सबसे पहले उन्होंने बात की सेल्फ अवेयरनेस, कि भाई अगर किसी को इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना है तो सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। देखो, सेल्फ अवेयरनेस किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, उसका एक जो सबसे छोटा सा स्टेप है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। आप खुद के साथ बैठो, आप खुद के अंदर थोड़ा सा झांको, आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे एक्ट करते हो, क्या इमोशंस फील करते हो, उसको थोड़ा सा नोटिस करो। एक बड़े फेमस दार्शनिक हुए ओशो। ओशो का एक लेक्चर है अष्टावक्र गीता के ऊपर, और वहां ओशो बात करते हैं दृष्टा बनो। बेसिकली ओशो ये कह रहे हैं कि दो लोग हैं, एक आप हो, एक कोई दूसरा है। इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्लिक्ट नहीं भी है, कोई सिचुएशन है। एक तरीका क्या हो सकता है जो कि हम आम तौर पर फॉलो करते हैं? हम क्या करेंगे, अपनी गलती को थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे और सामने वाले की गलती को बड़ा चढ़ा के देखेंगे, अपनी गलती को जस्टिफाई करेंगे और ब्लेम सामने वाले के ऊपर शिफ्ट करेंगे। दृष्टा बनने का मतलब क्या है कि दोनों को ऐसे ही रखो और खुद थोड़ा सा दूर हो जाओ, थर्ड पर्सन में आ जाओ और थर्ड पर्सन के नजरिए से देखो कि ये जो दो लोग हैं इस सिचुएशन में कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। एक तरीके से एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, इंट्रोस्पेक्ट अगर आप करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप में क्या कमी है। आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स है। आपको समझ में आएगा कि कहां से गड़बड़ होती है। आपको समझ में आएगा कि कौन सा इमोशन आपके लिए हैवी है, कौन सा इमोशन आपके लिए उतना हैवी नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? इंट्रोस्पेक्शन करने का। ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, इसकी वजह से आपको समझ में आता है कि आपके अंदर किस तरीके के इमोशंस, किस तरीके के इमोशंस किस तरीके से चलते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे एक्ट करते हो। ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, इसकी वजह से आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपको अपनी जो वीकनेसेस हैं, वो समझ में आएंगे। और अगर आपको अपने अंदर के इमोशंस समझ में आने लगे, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझ में आने लगी, तो आप बेहतर तरीके से चीजों को रेगुलेट कर पाओगे, जो कि अगला स्टेप है। ये बेसिकली क्या है, इंट्रोस्पेक्शन में आपको दृष्टा बनने की जरूरत है। इंग्लिश में बोलें तो चीजों को थोड़ा सा रुक के थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की शुरुआत करो। जब आप न्यूट्रल होके थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें आप गलत होते हो, जिनको आप सुधार सकते हो और बहुत इजीली सुधार सकते हो। हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हम इतना भाग दौड़ में हैं कि खुद के साथ बैठते ही नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट करते ही नहीं है। दूसरा आप क्या कर सकते हो सेल्फ अवेयरनेस के लिए? कभी कभी रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स और खासकर जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं बड़े बड़े लोगों की, उनको अगर आप पढ़ते हो तो उससे भी आपको सेल्फ की अवेयरनेस होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार इंट्रोस्पेक्शन मेरे को समझ में ही नहीं आता, शुरुआत कहां से की जाए? आप यहां से शुरुआत कर सकते हो। किताब पढ़ो, उस किताब का कोई ना कोई रिफ्लेक्शन आपके दिमाग में आएगा और थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन है उसको यूज करो अपने अंदर झांकने के लिए। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और जैसे जैसे आप अपने अंदर झांकोगे, और मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर झांको मतलब बाबा जी हो जाओ, नहीं, बाबा जी नहीं होना है। बाबा जी होके कुछ नहीं मिलता है। हालांकि मटेरियलिस्टिक मिल सकता है, लेकिन बाबा जी होने की जरूरत नहीं है।
अपने को बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करनी है, कलेक्टर बनना है, शादी वादी करनी है, बच्चे बच्चे पैदा करने हैं, ये सब नहीं सोचना कि बाबा जी हो जाए। बेसिक तौर पे अपने अंदर झांको, मतलब कि अपने इमोशंस को समझो, अपने स्ट्रेंथ्स को समझो, अपने वीकनेसेस को समझो, खुद को थोड़ा सा टाइम दो। रीडिंग बुक्स इसमें हेल्प कर सकता है। दूसरा, राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स। राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स। लेकिन राइटिंग में प्रॉब्लम पता है क्या है? जब हम अपने बारे में लिख रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी बेकार बेकार चीजें उनको अवॉइड कर दिया जाए, और जो सारी अच्छी अच्छी चीजें उनको बड़ा चढ़ा के लिखा जाए। यहां आपको थोड़ा सा चीजों को मॉड्यूलेट करने की जरूरत है। सेल्फ क्रिटिकल बनो, थोड़ा सा खुद को क्रिटिसाइज करना सीखो। खुद में जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखो, और उनको प्रॉपरली अगर आप लिखोगे तो फिर आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस या एक सेंस ऑफ अवेयरनेस वो डेवलप होने की शुरुआत हो जाएगी। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, एक आप कर सकते हो इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा रीडिंग बुक्स, तीसरा राइटिंग। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको मदद करती हैं सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने में। अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप खुद सोच के और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। मैं बेसिक तौर पे बता रहा हूं कि ये चीजें आप कर सकते हो, और उतना तो मैं बता ही रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी ना सूझे और अगर आप इतना भी लिख के आ जाओ तो आपका काम चल जाएगा। फिर दूसरा स्टेप, गोलमैन साहब क्या कह के गए? उन्होंने कहा सेल्फ रेगुलेशन, कि जो आपके इमोशंस हैं उनको रेगुलेट करना सीखो। और इमोशंस को रेगुलेट करना सीखो, इसका मतलब क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, दो तीन चीजें आप कर सकते हो। एक तो थिंक बिफोर यू एक्ट। थिंक बिफोर यू एक्ट। अब ज्यादातर लोगों का सवाल आता है कि इतनी ही समझ होती कि एक्ट करने से पहले सोच लेते, फिर समस्या क्या थी? इंपल्सिव हो जाता है सब कुछ। आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ब्रीथ करो, थोड़ा सा सांस लो। हो सके तो वो जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, और 2 मिनट भी अगर आपने खुद को दे दिए तो फिर आप समझ पाओगे कि उस 2 मिनट पहले तक आप जैसे एक्ट करने वाले थे, रिएक्ट करने वाले थे, वैसा आप एक्ट और रिएक्ट कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको बीच में 2 मिनट मिल गए। तो एक तो अगर कोई सिचुएशन खड़ी हो रही है, थोड़ा सा ब्रीद करो, अपने ब्रीदिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करो। हो पाए तो उस एनवायरनमेंट से थोड़ी देर के लिए निकल जाओ। जैसे आपके दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ, या आपका घर में आपके फादर से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वहां पे जुबान चलाने के बजाय, आर्ग्यूमेंट करने के बजाय, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए घर से बाहर निकल जाओ, 15-20 कदम घूम के आ जाओ, थोड़े ठंडे हो जाओ। अगर आप थोड़े से ठंडे हो जाओगे तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, ये आर्ट डेवलप होने लग जाएगा। शुरू शुरू में ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये आपने कंसिस्टेंटली किया तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ये ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा पोस्टपोन करना सीखो। कोई सिचुएशन हुई जहां पे आपको स्ट्रेस है, जहां पे आपको प्रेशर है, तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें एकदम से पैर नहीं पटक देने। थोड़ा सा खुद से बात करो, थोड़ा सा अपने दिमाग को बताओ कि इतनी बड़ी सिचुएशन नहीं है, रुको थोड़ी देर, सांस लो। प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेना है, स्ट्रेस के चलते डिसीजन नहीं लेना है, डर से डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा रुकना है। मैं देखता हूं आजकल 20-20, 22-22 साल के बच्चे और बोल देते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूं। 20 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, उसके ऊपर प्रेशर है। प्रेशर 22 साल की उम्र में फील भी नहीं होना चाहिए। 22 साल की उम्र में तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि बताओ ना क्या करना है, ऐसे चुटकी में बताओ तो सही, अभी अभी करता हूं। 22 साल में तो एनर्जी इतनी होनी चाहिए। प्रेशर, स्ट्रेस
और किस चीज का प्रेशर है, किस बात का प्रेशर है। थोड़ा सा सोचो कि क्या ही अचीव कर लोगे, और जो आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो जिन लोगों ने अचीव कर लिया है, वो कहां पे, वो भी इसी दुनिया में। थोड़ा सा प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करो। उतना ज्यादा रिजल्ट के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर ले रहे हैं, काय का प्रेशर है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मत करो। थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, 2-4 दिन घर वालों से बात कर लो, 2-4 दिन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। प्रेशर लेके बैठे, प्रेशर से हो क्या जाएगा, कुछ नहीं होगा। वैसे भी खराब हो रहा है रिजल्ट, वैसे भी खराब होगा। उससे बढ़िया तो ये है कि एटीट्यूड डेवलप कर लो कि होगा जो देखा जाएगा, देख लेंगे क्या होगा। और होता कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे सब जा रहे हैं। और अगर, हालांकि ये नेगेटिव थॉट लगता है, बट आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस, कि अगर आप ये समझ लो कि सबको जाना है, बैंक बैलेंस है कि आपको इतना जीवन मिला है, वो कम होता ही जा रहा है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि वो कम होता ही जा रहा है, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेशर में कुछ नहीं रखा है, दूसरे लोगों से बहस करने में, बकवास करने में कुछ नहीं रखा है, कुछ जेलसी में नहीं रखा है, कुछ ग्रीड में नहीं रखा है। जो रखा है वो इस चीज में रखा है कि ये जो मोमेंट है उसको कैसे पूरे तरीके से जिया जा सकता है, कैसे उसको खुशी के साथ में जिया जा सकता है, कैसे जो करना चाहते हैं वो किया जा सकता है, कैसे। और बड़ी बड़ी बातें करते बच्चे कि मैं ये करना चाहता हूं समाज के लिए, मैं दुनिया के लिए, मैं देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, अपने भाई बहन के लिए। ये जो 3-4 लोग हैं, इनके लिए भी अगर आप कर दो, ये भी अगर आपसे खुश हैं, या इनकी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो, तो आप इनफ कर रहे हो। तो थोड़ा सा पोस्टपोन करने की शुरुआत करो। जब भी प्रेशर फील हो, जब भी स्ट्रेस फील हो, उस टाइम पर डिसीजन मत लो। उस टाइम पे थोड़ा सा चीजों को डिले कर दो, थोड़ा सा चीजों के बारे में सोच लो, थोड़ा सा चीजों के बारे में जान लो। और फिर वो जो पोस्टपोन होने की वजह से टाइम निकला, उस टाइम में आप अपने इमोशंस को सेल्फ रेगुलेट कर पाओगे। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है और ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, या फिर ये कहें कि जो पांचों स्टेप्स हम पढ़ेंगे, उन सब में ही एक कॉमन और इंपॉर्टेंट रोल होता है कुछ सेंसिबल और कुछ मिच्योर लोगों का। आपकी जिंदगी में 2-4 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि मिच्योर हैं, जो कि सेंसिबल हैं, और जिनके ऊपर आप रिलाय कर सकते हो। कि आधी रात अगर आप उनको फोन करके बोलोगे कि मेरे को ये समस्या है, तो वो आपकी समस्या सुनेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में अगर ऐसे 2-3 लोग नहीं है आपके पास में, इसका मतलब ये है कि आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये आपके कजन्स हो सकते हैं, ये कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, बट ये लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए। और आजकल रियलिटी ये है कि ऐसे लोग कहने के लिए लोगों की लाइफ में बहुत होते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में नहीं होते हैं। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, कहने के लिए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब सिचुएशन आएगी तो ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में रखने चाहिए आपको। एक क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा क्या है, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, इसमें आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, आप इसमें वही रीडिंग दी बुक्स, राइटिंग, ये सारी चीजें भी सेल्फ रेगुलेशन में मदद करती हैं। ये तो कॉमन चीज है, ये तो ऐसी है कि आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ चीजें लिख रहे हो, अगर आप लिखते लिखते खुद को एसेस कर रहे हो, तो सेल्फ अवेयरनेस भी डेवलप होगी, सेल्फ रेगुलेशन की ये जो आर्ट है ये भी डेवलप होगी। फिर तीसरा, गोलमैन बाबा बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। किस चीज के बारे में, सेल्फ मोटिवेशन के बारे में।
और ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, देखो बहुत बेसिक तौर पे हम बात करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके इर्द गिर्द जो है, या फिर ये कहें कि आपके आसपास जो है, मनहूस लोग नहीं होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी शक्ल देखो और ऐसी मनहूस शक्ल बनाई होती है कि लगता है दिन खराब हो गया। ऐसा लगता है पता नहीं किसकी उधारी ली हुई है इसने, किसका कर्जा है इसके सर पे, 24 घंटे। तो ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना है। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे लोग बीच में रहो जो कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं, जो कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट को लाइट रखते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। तो एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। दूसरा, जब भी आपको ऐसा लगे यार मोटिवेशन नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है, तो एक आप ये भी कर सकते हो, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन। कभी कभी अपना कंधा थपथपाना बड़ी अच्छी चीज होती है। खुद को याद दिलाओ कि जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आपने बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हमारा दिमाग वायर्ड ऐसे कि कोई भी नेगेटिव चीज पकड़ लेता है, पॉजिटिव चीजों को भूल जाता है। अरे, जब पूरी दुनिया आपको ये कह रही थी कि ये नालायक है, इससे कुछ नहीं होगा, तब आप 10th में बहुत अच्छी परसेंट लेके आए थे। जब आपके पापा रोज बोलते थे इसका कुछ नहीं होगा 12th में, तब आप 12th में बहुत अच्छी परसेंट लेकर आए थे। कॉलेज में आपने अच्छा किया है, तो ये यूपीएससी का पेपर, ये कोई बहुत तगड़ी चीज है? वही पढ़ाई है, वही करनी है। याद दिलाओ कि कभी कोई आपने स्पोर्ट्स खेला था, वहां पे आपको प्राइज मिला था। याद दिलाओ कि यार एक बार मैं सड़क से जा रहा था और वहां पे एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ये उसकी मदद की थी। ये पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन। जब भी आपको ऐसा लगे डाउन एंड आउट टाइप, तो थोड़ा सा कंधे पे हाथ रखो, थपथपाओ कि यार इतना भी बुरा नहीं हूं मैं, बढ़िया किया है मैंने लाइफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन है, ये भी, ये जो सेल्फ मोटिवेशन है, इसमें मदद करता है। फिर पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन के अलावा आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे टारगेट्स रखो, स्मॉल। और स्मॉल के साथ साथ ये जो टारगेट्स हैं, ये अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए। छोटे छोटे और अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम टारगेट बनाएंगे, एक दिन बैठेंगे और 20 घंटे का शेड्यूल बना देंगे कि अब तो 20 घंटे पढ़ूंगा, बाकी 4 घंटे में सोना खाना पीना सब मैनेज। सुबह 4 बजे उठूंगा और रात को 2 बजे सोऊंगा, और फिर स्ट्रगल करेंगे। पूरा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मैं 20 बोल रहा हूं, आप 12 का बना लो, उसमें भी डिफिकल्टी आएगी। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपने टारगेट बनाया, वो आपसे अचीव नहीं हुआ, आप फेल हो गए। एक बार फेल हो गए, थोड़ा बुरा लगेगा। दूसरी बार फेल हो गए, बुरा तो लगेगा लेकिन थोड़ा कम बुरा लगेगा। तीसरी बार फेल हो गए, थोड़ा और कम बुरा लगेगा। चौथी बार फेल हो गए, और ज्यादा कम बुरा लगेगा। और पांचवी छठवीं बार आते आते बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुरा लगना बंद हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ लेना कि बर्बादी की शुरुआत हो गई। तो ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स नहीं बनाने, छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स बनाने। क्योंकि जब वो टारगेट आप अचीव करते हो, तो एक खुशी, एक मोटिवेशन, एक एनर्जी आती है कि यार अगला टारगेट भी फुलफिल करना है। तो आदत बनाओ अचीवेबल टारगेट्स बना के उनको अचीव करने की। उल्टी भी आदत बन सकती है कि आपने लंबे लंबे टारगेट्स बना लिए, उनको अचीव नहीं कर रहे हो, फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो आदत नहीं बनानी है। छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उनको अचीव करो, फिर जो खुशी मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, उसको यूटिलाइज करो, और जो अगला टारगेट है उसको अचीव करो। तो छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स बनाओ। इसके अलावा माइल्ड फियर अपील, माइल्ड फियर अपील, इसको भी आप यूज कर सकते हो। हालांकि सुनने में नेगेटिव लगता है,
लेकिन हाँ, ये भी काम करता है। जैसे आप गए यूपीएससी की तैयारी करने, और यूपीएससी की तैयारी में थोड़ा तो आपको रहता ही है ना कि यार पापा ने पैसे लगाए हैं, फेल हो गया तो पापा को बुरा लगेगा, या आप पढ़ नहीं रहे हो, पापा की चप्पल आएगी उड़ते हुए, बच के रहना भाई। ये जो माइल्ड फियर अपील है, ये भी कभी-कभी आपको मोटिवेट कर सकती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जब भी आपको मोटिवेशन की कमी लगे, आँखें बंद करो, अपने माँ-बाप को याद करो, मम्मी-पापा को याद करो। याद करो कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास से आते होंगे, मिडिल क्लास से आते होंगे। सोचो, ये जो मिडिल क्लास होती है, इसमें फादर देखो, हालाँकि हम आम तौर पे सोचते हैं बड़े रूड हैं, लेकिन वो आदमी सुबह से जाता है, शाम तक काम करता है। उस आदमी के पास में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पेयर ऑफ शर्ट्स होंगी, उन्हीं शर्ट्स को पहन के घूमता रहता है। 50 लोगों की बातें सुनता है, 50 लोगों के काम करता है। फिर जो पैसा आता है, उस पैसे से सबसे पहले आपको नए कपड़े दिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको किसी जगह खिलाने लेके जाएँगे, आपकी फीस भरेंगे। आपकी मदर सुबह 4 बजे से उठेंगी, सारा काम करेंगी घर का। आप भी उनके ऊपर थोड़ा चिक, 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 चिक कर लेंगे, उसको भी सुन लेंगी। आपके फादर भी कभी-कभी थोड़ा बहुत इरिटेट हो जाएँगे, उनकी भी सुन लेंगी और हँसते-हँसते सारी चीज़ों को हैंडल करेंगी और बोलेंगी कोई बात नहीं। आप उनको अपने मम्मी-पापा के जैसे देख रहे हो। अगर आप उनको एक लड़का और लड़की के जैसे देखो, मेन एंड वुमेन के जैसे देखो, तो उनकी भी तो इच्छा होती होगी, यार हम भी घूमने जाएँ, हम भी पार्टी करें, हम भी दुनिया देखें। मैं बेट लगा के कह सकता हूँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे, जिनकी मदर ने 2-1 शहर घूमे होंगे। तीसरा शहर उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। अब आप खुद देखो, आपकी इच्छा होती है हर फ्राइडे को मूवी देखने की, आपकी इच्छा होती है गोवा घूमने की, उनकी भी तो कभी इच्छा होती होगी कि यार मैं भी घूमने जाऊँ, लेकिन नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपकी फ़िक्र है। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, आँखें बंद कर दो और मम्मी-पापा को याद करो। याद करो कि वो कितना कर रहे हैं आपके लिए, और फिर दिमाग को याद दिलाओ कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं अपने मम्मी-पापा को लेके जाऊँगा और किसी शोरूम में खड़ा कर दूँगा और बोल दूँगा कि आपको जो खरीदना है खरीद लो। आज आपका बेटा या बेटी दे रही है। लेके जाऊँगा, घुमाऊँगा दुनिया। इससे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन क्या हो सकता है? तो माइल्ड फियर अपील भी काम कर सकती है। इसके अलावा आपको एक कॉम्पिटिटिव, लेकिन ये भी याद रखना, ये जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, ये भी माइल्ड होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, खुद को थोड़ा-सा पुश करने के लिए अपने इर्द-गिर्द 5-6 ऐसे दोस्त रखो, जो कि थोड़े कॉम्पिटिटिव हों, जिनके साथ में आपकी थोड़ी-सी रेस हो कि मुझे आगे निकलना है, मुझे ये चीज़ें करनी है। वो जो हल्का-सा कॉम्पिटिशन है, वो आपको मोटिवेटेड रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो माइल्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी-कभार सेल्फ टॉक वो भी काम कर जाता है। शीशे के सामने खड़े हो, कंधे पे हाथ रखो और बोलो कि यार ठीक है, अभी थोड़ा टाइम खराब चल रहा है, या अभी मैं ये चीज़ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कर लूँगा, दिक्कत वाली बात क्या है? हो जाएँगी सारी चीज़ें, करेंगे ना। अभी तो क्या है, 22 साल की उम्र है, करेंगे, थोड़ी और मेहनत करेंगे, थोड़ा और एफर्ट पुट इन करेंगे, थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे, थोड़ा और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और करके दिखाएँगे, क्यों नहीं करेंगे? और कम से कम कोशिश तो करेंगे करने की। होगा नहीं होगा बात की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं कर पाने के बाद किसी दूसरे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा खुद पे भरोसा रखो। 3 चीज़ें, एक तो सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। फिर गोलमैन ने गोलमैन ने बात की एम्पैथी के बारे में। और देखो, एम्पैथी कैसे डेवलप होगी? एम्पैथी डेवलप होगी डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू। जो वीकर सेक्शंस हैं, उनके साथ में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर आप करोगे, अगर आप अपनी
जो गांव की औरतें हैं, या गांव की औरतें छोड़ो, अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से खुल के बात करोगे, उनकी समस्या समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि औरतों के साथ में क्या गलत किया गया है। आपको समझ में आएगा कि व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। आप जब जाओगे किसी सो कॉल्ड लोअर कास्ट के इंसान के पास में और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी समस्या को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तो आपके अंदर एक एम्पैथी डेवलप होगी। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी फिर वही चीजें, आप सिनेमा की मदद ले सकते हो, आप लिटरेचर की मदद ले सकते हो, आप ऐसी बहुत सारी चीजों की मदद लेके एम्पैथी डेवलप कर सकते हो। और फिर पांचवा क्या है? पांचवा है सोशल स्किल्स। और सोशल स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और कम्युनिकेशन बेहतरीन कैसे होगा? बात करने से। बच्चे बोलते हैं मुझे कि सर स्टेज पे जाने से डर लगता है, पैर कांपते हैं। लेकिन जब तक जाओगे नहीं तब तक इंप्रूवमेंट होने की कोई चांस ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन डेवलप करना है, जाओ ना, स्टेज पर खड़े हो ना, बोलने की कोशिश करो ना। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? फंबल मार दोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? कुछ गड़बड़ कर दोगे। जो सामने बैठे हुए हैं वो कौन से दूध के धुले हुए हैं? वो कौन से ऐसे हैं कि महारथी लोग बैठे हैं? और अगर महारथी हो भी तो अपने घर पे हैं, आपके घर पे थोड़ी है। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी चीजें करनी है। इतना क्या सोचना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरा पोपट हो जाएगा। क्या ही बेइज्जती होगी? अगर पहली बात तो ये कि जो सामने लोग बैठे हैं उनके लिए आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो कि आपकी बेइज्जती के ऊपर ध्यान दें या आपकी इज्जत के ऊपर ध्यान दें, आपके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करें। और अगर कोई आपके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो सोचो वो कितना फालतू आदमी है। मैं तो जब भी ऑफलाइन मोड में पढ़ाता हूं, मेरी एडवाइस यही होती है कि जाओ ना, जिस काम से डर लग रहा है करके देख लो ना एक बार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल हो जाओगे ना। और फेलियर नाम की चीज है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं होगा, कुछ और बेहतर हो जाएगा। तो पहला तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि कम्युनिकेट करो, बात करो, स्टेज पे जाओ, लोगों से मिलो, सीखो चीजें, किताबें पढ़ो। कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। और लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती हैं? जो ग्रुप टास्क होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, जो बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज है उनको पढ़ो। कभी ऐसे सिचुएशन में आओ तो कोशिश करो कि मैं चीजों को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करूंगा। और बेसिक है, अगर आप खुद की चीजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शुरुआत कर दो तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप हो रही है। बड़ी माइन्यूट सी बात है कि सुबह उठे और खुद का बिस्तर खुद ने सही किया। इतनी सी चीज आपके अंदर बहुत सारी चीजें बदल देती है। आपके अंदर डिसिप्लिन आने लगेगा, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगेगी, धीरे धीरे आपके अंदर सेंस ऑफ लीडरशिप आने लगेगी। फिर इसके अलावा आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। भाई सोशल स्किल्स का मतलब क्या है? आपको रिश्ते बनाना आता है, उनको मेंटेन करना आता है। और रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स होना लाजमी होते ही है। लेकिन आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो आनी चाहिए। अब उसमें आप क्या कर सकते हो? एक तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो खुद को थोड़ा सा पीछे रखो। एकदम अग्रेसिव नहीं हो जाना है कि अरे ऐसा नहीं ऐसे ही होगा। आराम से पीछे रखो, प्यार से बात को बोलो, पर्सनल अटैक्स मत करो, पास्ट की कोई चीज लेकर मत आओ कि तूने तब ऐसा किया था, तूने तब ये किया था। जैसे ही आपने कोई पर्सनल अटैक किया या कोई ऐसी बात बोली पास्ट की,
बात वहीं पे खत्म हो जाती है, पिट जाती है बात। ऐसी चीजें बोलनी नहीं है। आज के मुद्दे पे बात करूं, प्यार से बात करूं। फिर जब भी आपको ऐसा लगे कि यार ये आदमी थोड़ा सा हाइपर होने वाला है, पुल ऑफ कर लो। अपने को एकदम से अपनी बात थोड़ी मनवानी है। थोड़ी सी आज मनवा लेंगे, थोड़ी सी कल मनवा लेंगे, पूरी बात परसों तक मान ली जाएगी। तो वो भी आर्ट रखो, ये समझना यार इतना ही सुनेगा ये आज, इससे ज्यादा अगर फोर्स करने की कोशिश करी, वो जो अपन ने परसुएशन में पढ़ा था कि अगर उसको ऐसा लगने लगा कि आप इंपोज कर रहे हो, भाग जाएगा वहां से, आपकी सुनेगा ही नहीं। और यहीं से आप ये भी कर सकते हो कि सोशल स्किल्स का मतलब कि आपके अंदर जो परसुएसिव पावर्स हैं वो भी होनी चाहिए, परसुएशन की एबिलिटीज भी होनी चाहिए। परसुएशन की एबिलिटीज कैसे डेवलप होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो छोटी छोटी चीजें जब आप करते हो तो इन सारी चीजों से आपके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, एंड दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हमने बात की कि बचपन में किस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखा जा सकता है, और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर बचपन में नहीं सीख पाए हैं तो फिर बाद में किस तरीके से ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसको सीखा जा सकता है। देखो छोटे छोटे में है, लेकिन हाँ बाद में किस तरीके से सीखा जा सकता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिक सी चीजें देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोई रॉकेट साइंस ऐड कर दी हो। ये सब बेसिक बातें हैं, एंड बिलीव मी एथिक्स के पेपर में आपको बेसिक चीजें ही लिखनी होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई कैसे ईआई को लर्न किया जा सकता है, यही लिखना है आपको, छोटी छोटी चीजें। यही छोटी छोटी चीजों को बस एक रिदम में लिख दो, एक स्ट्रक्चर में लिख दो, आपका आंसर तैयार हो जाता है। अब सवाल आता है आज का लास्ट टॉपिक कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसकी कहानी क्या है। देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम दो चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो बड़े फेमस इंसान है जिनका नाम है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। एक सेकंड, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने बात की अबाउट माइंड इज अ रेस्टलेस मंकी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये जो हमारा दिमाग है, ये जो हमारा माइंड है, ये एक रेस्टलेस बंदर के जैसा है। एक ऐसा बंदर जो कि चौबीसों घंटे उछलता कूदता रहता है, उदकता रहता है, कभी इस डाल पे होता है, कभी इस डाल पे होता है, कभी इस डाल पे होता है। हमारा दिमाग इस रेस्टलेस मंकी के जैसा होता है। और ये कहानी किस तरीके से कही स्वामी विवेकानंद ने, एक मंकी है, एक बंदर है, और ये जो बंदर है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस है, उछल कूद कर रहा है, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहां कभी वहां। फिर कोई आया और उसने इस मंकी को वाइन पिला दी, दारू पिला दी। पहले से रेस्टलेस था, अब इसने दारू पी ली, अब इसने वाइन पी ली, अब और ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगा, अब और ज्यादा परेशान हो जाएगा, अब और ज्यादा इधर उधर भागेगा, अब और ज्यादा इधर उधर कूदेगा फुदकेगा। फिर वाइन से भी कुछ बचे थे मंकी साहब, तो फिर क्या हुआ, ये जो बंदर है इसको एक स्कॉर्पियन ने काट लिया। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू। और जैसे ही स्कॉर्पियन ने काटा, अब दर्द हो रहा है, पहले से ही रेस्टलेस है, फिर किसी ने वाइन पिला दी है, और अब स्कॉर्पियन ने काट भी लिया, दर्द भी हो रहा है। अब ये बंदर और ज्यादा रेस्टलेस हो गया, अब और ज्यादा इधर उधर फुदक रहा है, अब और ज्यादा इधर उधर भाग रहा है। और फिर कुछ बचा था, तो ये जो मंकी है इसके अंदर एक डीमन की स्पिरिट एंटर कर गई।
और जैसे ही डीमन की स्पिरिट एंटर करी, तब तो इसकी रेस्टलेसनेस का कहना ही क्या। फिर तो ये मंकी पागल हो गया, फिर तो ये मंकी इधर से उधर भाग रहा है, परेशान हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद इसको माइंड के साथ में वो रिलेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो नेचुरली रेस्टलेस है। आप देखते ही हो, कभी ये थॉट आ रहा है, कभी वो थॉट आ रहा है, जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए वो आए जा रहा है, जिसको कोशिश कर रहे हैं कि ना आए वो और ज्यादा इंपोज कर रहा है खुद को। और होता ही है, सोना चाह रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ये काम करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। बट आपने देखा कभी कि जिस दिन आप सोने की कोशिश नहीं करते हो उस दिन नींद आ जाती है। माइंड बहुत ही रेस्टलेस मंकी है, इतने थॉट्स आते हैं। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि दिमाग का काम है सोचना, दिमाग का काम है कि उसके अंदर ये थॉट्स आने चाहिए, जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि अगर दिमाग के अंदर थॉट्स नहीं आ रहे हैं, जो दिमाग का काम है वो नहीं कर रहा है दिमाग, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये भी हो गई है कि कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया है, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो काम की चीज है वो चल ही नहीं रही है दिमाग में। तो विवेकानंद जी कह रहे हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस मंकी। और ये जो हमारा माइंड है, इसमें वाइन का काम करती है डिजायर, इच्छा, डिजायर। जैसे ही डिजायर होती है किसी चीज की या किसी इंसान के लिए, तो क्या डेवलप होता है, तो अटैचमेंट डेवलप होता है। और जैसे ही अटैचमेंट डेवलप होता है वैसे ही एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती है। और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो फिर क्या देखने को मिलता है, फिर देखने को मिलता है एंगर, फिर देखने को मिलता है एंगर। और जैसे ही एंगर आता है वैसे ही बुद्धि काम करना बंद कर देती है। हमें सही और गलत की जो समझ है वो खत्म हो जाती है, सही और गलत में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही हम दुर्योधन बनने लग जाते हैं, हम रावण बनने लग जाते हैं, हम कंस बनने लग जाते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा है डिजायर। ये वाइन का काम कौन कर रहा है, डिजायर। फिर स्कॉर्पियन का काम कौन कर रहा है, जेलसी। डिजायर ने बीज बो दिया। एक तो नेचुरली रेस्टलेस है हमारा माइंड, डिजायर ने बीज बो दिया इस पूरी कहानी का। फिर कुछ बच गया तो जेलसी हो रही है, ये मेरा पड़ोसी ये इतना बढ़िया कैसे कर रहा है, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, आजकल तो स्टेज यहां तक पहुंच गई है, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा कजन, ये इतना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना है। एंशियस हो रहे हैं लोग, स्ट्रेस में लोग। अच्छा, सोशल मीडिया की दुनिया है, जिस पड़ोसी के बारे में आप सोच रहे हो उसने 4 घंटे फोटो एडिट की है, तब जाके फोटो डाली है अपने इंस्टाग्राम पे कि इंजॉइंग इन कश्मीर। और जरूरी नहीं है कश्मीर में हो, एडिट करके डाल दी हो, या फिर कहीं दूसरी जगह पे हो, आसपास ही हो, बस माहौल ऐसा लग रहा हो कश्मीर जैसा डाल दियो। और आप यहाँ परेशान घूम रहे हो कि अरे कश्मीर एंजॉय कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी यही निकल जाएगी, मैं यहीं सड़ता रहूंगा। सोचते ही नहीं आप कि ये जो जेलसी है ये खाती है। जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, वो दीमक लकड़ी को रहने ही नहीं देती है, वैसे जेलसी इज लाइक दैट दीमक, जो अगर एक बार आपके शरीर में लग गई तो आपके मेंटल पीस को खा जाएगी। इससे तो सबसे दूर रहना चाहिए। तो स्कॉर्पियन का काम कौन कर रहा है, जेलसी। और फिर कुछ बच गया तो डीमन का काम करती है प्राइड। काम कुछ नहीं होगा, अचीवमेंट ना के बराबर होगा, आउटपुट जीरो होगा, लेकिन प्राइड इतनी बड़ी है, ईगो इतनी बड़ी है, सेल्फ इतना बड़ा है कि अरे मेरे से ये बोल दिया, तू कैसे बोल दिया मेरे से,
मैं इतना बड़ा मान सम्मान वाला इंसान, मेरे को तू बोल दिया। और जैसे ही ये प्राइड आई, सब खत्म। फिर विवेकानंद बताते हैं कि क्या करने की जरूरत है। विवेकानंद कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये जो माइंड है, इसको इंट्रोस्पेक्ट करो, इसके अंदर झांक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो, दृष्टा बनो। थोड़ा बैठो अपने साथ में, चीजों को ऑब्जर्व करो, जानो आपके अंदर क्या चल रहा है, जानो आपके अंदर कैसी इमोशंस हैं, कैसे थॉट्स हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, जानो ये माइंड कहां पे किस तरीके से भाग रहा है। विवेकानंद कहते हैं कि जब आप जानोगे कि ये माइंड कहां पे किस तरीके से भाग रहा है, तभी तो आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप किसी चीज के बारे में जानते ही नहीं हो, तो फिर कैसे उस चीज को आप संभाल पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे? पहले जानना जरूरी है। और विवेकानंद तो स्पिरिचुअल इंसान है। उनका तरीका बड़ा सिंपल है। बैठो, ऑब्जर्व करो अपने अंदर क्या चल रहा है, जानो आपके अंदर क्या चल रहा है। और जानने से विवेकानंद जी का मतलब कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाओ, दृष्टा बन जाओ, थर्ड पर्सन में बस देखते रहो कि ये जो खोपड़ी है, जो माइंड है, इसके अंदर क्या चल रहा है। जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने दो, जो भी जा रहे हैं जाने दो, जो भी चल रहा है चलने दो। बस आप देखते रहो, आप देखते रहो कि ये आया चला गया, जाने दो, भाड़ में जाओ। ये गया, बहुत अच्छी बात है, जाओ। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो थॉट्स हैं, ये आपको समझ में आने लगेंगे। फिर धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, धीरे धीरे इनकी वैल्यू आपकी नजरों में कम हो जाएगी, और धीरे धीरे आप एक इमोशनली स्टेबल इंसान बनने लगोगे। तक तो विवेकानंद बात कर रहे हैं, विवेकानंद बात कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। और कहानी उन्होंने कौन सी कही? माइंड एज अ रेस्टलेस मंकी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और ये फैक्ट भी है, कुछ हद तक ट्रू भी है। हालांकि पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, छोटा सा एक्सपीरियंस तो आप भी कर सकते हो कि जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो, जिस चीज को समझे बिना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीज को आप थोड़ा लाइटली लेने लग जाओ कि हाँ यार, हो रहा है होने दो, मैं प्रोसेस को एंजॉय करूंगा, मैं ये जो प्रोसेस है इसमें मजे लूंगा, वो चीज कंप्लीट होने के, पूरे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक तो विवेकानंद बात कर रहे हैं, और दूसरा यहीं पे लिख लेते हैं, नई स्लाइड की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, सीक्रेट टेक्स्ट, गीता। भगवत गीता में बात की गई है एक कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो है स्थित प्रज्ञ। आज पता नहीं क्यों मैं इतनी स्पेलिंग्स गलत लिख रहा हूं, एक सेकंड। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे मॉरल थिंकर्स के बारे में। लेकिन हाँ, स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है इमोशनली स्टेबल ह्यूमन बीइंग। ऐसा इंसान जिसका हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है और जो कि इमोशनली स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। आपको स्थित प्रज्ञ, ये वाली जो स्टेट है, इसको अचीव करना है। और इसका मतलब ही क्या है कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। तो गीता में भी बात की गई, विवेकानंद भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी बातचीत की गई है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये दो प्रोमिनेंट नाम हैं, तो इन दो प्रोमिनेंट नामों को भी अगर मेंशन करोगे, आपका काम चल जाएगा। देखो, आज का ये जो लेक्चर था, ये ज्ञान वाला लेक्चर ज्यादा था। तो ये ऐसा लेक्चर है कि आपको कॉन्सेप्ट से याद रखना है। कॉन्सेप्ट तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बट हाँ, आपको जैसे गीता में ये कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ, या विवेकानंद बात कर रहे हैं माइंड एज अ रेस्टलेस मंकी के बारे में, या फिर ये जो 5 चीजें हैं इनके बारे में। बाकी इनमें ये जो कामकाज हो रहा है, ये तो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हो। और इसके साथ आज का हमारा लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।